हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं अपना चैप्टर नंबर जो 7th है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इंटीग्रेशन कर लिया है। इंटीग्रेशन डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल था, जिसमें विदाउट लिमिट और विद लिमिट आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा था जहाँ पे हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ कुछ की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, उसको अगर मिस कर दिया आपने वीडियो को तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऊपर आई बटन आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, जो है हमारा एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक तरह से इंटीग्रेशन ही होता है, इंटीग्रेशन को ही हम एरिया अंडर कर्व कहते हैं। ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके एक्सरसाइज में आपको फिर मैं बता दूंगा कैसे है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? वो होता है एरिया अंडर कर्व, उसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स डी एक्स का, ठीक है, एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करना है हमें, मतलब एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इस इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है ना, जो आपका, वो एक्चुअली ये आता है, यहाँ पे फंक्शन देखिए क्या है, फंक्शन है एक्स, है ना, यहाँ पे एक्स फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एफ एक्स कह सकते हो, जो भी है यहाँ पर डी एक्स के साथ जो भी है वो फंक्शन है आपका। तो यहाँ पे एफ एक्स जो है, जिसको आप y भी कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, जब इसके आप ग्राफ प्लॉट करते हो, 9th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है इस चीज़ को तो आराम से। x और y, x0 तो y0, x1 तो y1, x2 तो y2। ये वैसे +2 क्लास के लिए बच्चे के लिए ये तो ये बिल्कुल सिंपल सी है। ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये ओरिजिन होता है, आपको सबको पता है। ये 12th क्लास के लेवल की नहीं है बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको 9th क्लास में आ जाती हैं। ठीक है, बहुत लो लेवल की बातें हैं। तो ये आपका जो लाइन है, इसको अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स का, तो इसका मतलब ये होता है एरिया अंडर द कर्व, यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर वाला, यानी कि एक्स एक्सिस तक का जो एरिया है, एरिया अंडर दिस कर्व और लाइन। ठीक है, इस लाइन के या जो भी कर्व बनेगा उसके अंडर का जो एरिया होता है, दैट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन है उसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि एरिया अंडर दिस कर्व और लाइन। अगर सपोज ये फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है आपका फंक्शन, तो इट मीन्स फंक्शन जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब फंक्शन एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स आपका क्या हुआ कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, यानी कि पैराबोला। ठीक है, और जिसने पैराबोला किया हुआ है थोड़ा सा, तो वो पैराबोला के बारे में जानता है, तो वो जानता होगा इसका जो पैराबोला बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, यू टाइप का बनेगा। तो इसका जो, अगर मैं कहूँ इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस, एक्सिस से ऊपर, यानी कि आपको ये होता है जो डी एक्स जब लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस से अबव वाला एरिया है। ठीक है, ऊपर dx जब लिखा होता है, देखिए यहाँ पर भी dx लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये x एक्सिस से ऊपर का एरिया है, x एक्सिस से अटैच्ड एरिया है, और अंडर दिस कर्व। ठीक है, x एक्सिस और जो आपकी कर्व है या लाइन है, उनके बीच का जो एरिया होता है, दैट इज इंटीग्रेशन, उसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं और एरिया अंडर द कर्व भी कहते हैं। अब हम ये समझ सकते हैं कि +c क्यों लगाया जाता है। जब इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल किया था, तो हम +c क्यों लगाते थे? उसका रीज़न ये है कि हमें, देखिए, हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं दे रखी है, तो हम नहीं जान सकते कि ये कहाँ तक जाएगा ये एरिया। देखिए आगे तक भी जा सकता है इसका कर्व, है ना, तो ये कहीं तक भी जा सकता है। ऐसे ये भी जरूरी नहीं यहीं तक मैंने लाइन बनाई तो यहीं तक आएगा, ये आगे भी जा सकता है। ठीक है, आगे भी तो है लाइन ये, ठीक है ना, तो ये पता नहीं कहाँ तक जाएगी आगे लाइन ये भी, और ये भी कर्व ऊपर पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो वो वहाँ तक उसकी एरिया अंडर द कर्व आता जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस एरिया को कवर करने के लिए हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, सी का। ठीक है, लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम सी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है, जैसे 0 to 4 कह रहे हैं अगर आप, तो 0 to 4 का मतलब x0 यहाँ पे है, dx है, तो x की लिमिट है ना, तो इसलिए 0 से लेके 4, यानी कि 1 2 3 4, सपोज यहाँ तक 4 है, तो हम इसका मतलब ये है सिर्फ यहाँ तक का एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये डेफिनेट है, ये यहाँ तक का ना, यहीं तक का ही चाहिए। दैट मीन्स हमें यहाँ पर सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें डेफिनेट पता है कि यहाँ तक ही हमें जाना है। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, सिंपल लैंग्वेज से समझे तो जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो एरिया अंडर कर्व ही निकाला जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ कई बार क्या होता है, यहाँ पे डी वाई भी होता है यहाँ पर। अब देखिए x होता है ऊपर, तो फंक्शन ऑफ x होता है, जैसे देखिए ये एफ डी एक्स है ना यहाँ पर, देखिए रहा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ऐसे ही यहाँ पे एफ डी वाई मिलेगा तो फंक्शन ऑफ y ही मिलेगा, यानी कि y का फंक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिलेगा आपको y स्क्वायर डी वाई।
ठीक है ना, वाई स्क्वायर डी वाई मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका जो भी बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी वाई स्क्वायर डी वाई की या वाई डी वाई की, जो भी होगा, पहले वाई डी वाई से शुरू करते हैं, पहले ले लेते हैं वाई डी वाई, ठीक है। तो वाई डी वाई का मतलब क्या निकलता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई है, यानी कि फंक्शन ऑफ, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स को वाई कहते हैं ना, तो वैसे ही फंक्शन ऑफ वाई को एक्स कहते हैं। तो एक्स जो है फंक्शन ऑफ जो है वाई है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई। फिर से वही स्ट्रेट लाइन आएगी जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था आपका, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं dy dy का मतलब होगा दैट इज अलोंग एक्स वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग वाला एरिया, यानी कि ये वाला एरिया बोला जाएगा, ठीक है। अगर dx है तो x के अलोंग वाला एरिया होगा और dy है तो y के अलोंग वाला एरिया लिया जाता है। तो ये आप समझ लीजिए, dy का मतलब होता है y के अलोंग वाला एरिया, dx का मतलब x के साथ जो अलोंग वाला एरिया जो होता है उसको हम dx कहते हैं, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। ये इसकी जो dy की बात करेंगे तो अलोंग y एक्सिस हम लेके चलेंगे इसको एरिया को, और x कहेंगे तो x के अलोंग लेके चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगली जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि अगर आपका कर्व जो है वो ऊपर है, सपोज ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए यहाँ तक का आपको एरिया फाइंड करना है, सपोज यहाँ तक का ये पॉइंट आपका सपोज ए है, ये बी है, ये जीरो है, यहाँ पे जीरो होता है, सबको पता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जितना एरिया ऊपर है ना, जितना एरिया ऊपर है, ठीक है, और ये जो एरिया नीचे है ये हमें यहाँ तक का निकालना है। तो जो एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर होता है वो होता है पॉजिटिव, यानी कि जो भी फंक्शन ऑफ एक्स आएगा इसके लिए, तो इस यहाँ पे एफ एक्स जो होगा वो होगा 0 से ए, और 0 से a होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 0 से a एरिया अंडर कर्व है, तो इंटीग्रेशन का मतलब 0 से a ये है। लेकिन ये ऊपर की साइड होगा तो ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। और अगर यहाँ पे वही फंक्शन है, क्योंकि ग्राफ तो उसी फंक्शन का ही है, एक ही फंक्शन का है, तो यहाँ पे भी एफ एक्स ही रहेगा, डी एक्स ही रहेगा। लेकिन ये a से b है, a से b तक गए ना, यहाँ से यहाँ तक गए हैं, देखिए हम यहाँ पे। लेकिन अब देखिए नीचे की तरफ है, ये नेगेटिव साइड में है, देखिए ध्यान से, नीचे की तरफ, y के नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अब नीचे की तरफ है, यानी कि आप क्या कहेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या कैसे हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। जो एरिया हमारा जो कर्व है अगर वो एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव इंटीग्रेशन होती है, और अगर आपका जो कर्व है वो वाई एक्स नीचे की तरफ आता है, मतलब नीचे की साइड निकल जाए एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ, तो आप उसको नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ग्राफ है वो इंटीग्रेशन निकल जाता है। 0 से b हमें निकालना है सपोज, तो 0 से a पॉजिटिव इंटीग्रेशन चलेगा और a से b जो चलेगा वो नेगेटिव इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, मतलब माइनस अपने आप से लगा देना है अगर आपको एरिया अंडर द कर्व कहा गया है। तो एक बार फटाफट से फिर से रिपीट कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को। एरिया अंडर द कर्व a टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर है तो वो आपका, जैसे सपोज ये कर्व थी आपकी, तो a से b है तो x इज इक्वल टू a से b है, तो ये एरिया अंडर कर्व, यानी कि इंटीग्रेशन की वैल्यू ही एरिया अंडर कर्व होती है। ऐसे ही यहाँ पे मैं बता चुका एफ ऑफ y के बारे में, c से d सपोज ये इंटीग्रेशन की लिमिट है, तो ये y की लिमिट है, ध्यान रखिएगा ये y की लिमिट है c से d, क्योंकि dy है यहाँ पर, तो y की अलोंग c की वैल्यू यहाँ है सपोज, और d की वैल्यू यहाँ है, क्योंकि लोअर लिमिट नीचे मिलती है, अपर लिमिट ऊपर मिलती है। तो यहाँ c से d के लिए हम बात करते हैं, तो अलोंग y एक्सिस कह रहे हैं डी वाई, तो यहाँ पे y के अलोंग ये अटैच्ड एरिया होगा इससे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब बात करते हैं एरिया अंडर कर्व की वैल्यू, जैसे ये मैंने ये भी बता दिया है। सपोज ये नीचे की तरफ है और यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ है, तो जो भी आपका फंक्शन है जो नीचे की तरफ, देखिए ये दिख रहा है नीचे की तरफ, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, 0 टू a नेगेटिव चलेगा, और a से b जो जाएगा वो ऊपर की तरफ है, तो ये पॉजिटिव एफ एक्स चलेगा, ठीक है। अब आते हैं बात नेक्स्ट लास्ट टॉपिक के ऊपर, इसकी कंसेप्ट की, वो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यानी कि दो कर्व के बीच का एरिया। दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए दो फंक्शन दे रखिए, एक एफ एक्स की ग्राफ ये चल रहा है, जी एक्स का ग्राफ ये चल रहा है, लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, देखिए जब हम एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो ये एरिया अंडर कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस सारा एरिया आ जाता है, यानी कि यहाँ तक का सारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाती है जब हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। अब हमें तो सिर्फ ये बीच वाला चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जी एक्स जो हमारा दूसरा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसके नीचे का एरिया, क्योंकि फंक्शन चाहे कोई भी हो, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वो एरिया अंडर द कर्व ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम जी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक, तो हम देखेंगे ये नीचे वाला इसका एरिया आएगा। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स में तो ये सारा एरिया शामिल था, क्योंकि एक्स एक्सिस से अटैच्ड एरिया लिया जाता है, एक्स एक्सिस तक का एरिया है ना, एरिया अंडर दिस कर्व, एफ की कर्व ये थी ना, तो इसलिए ये सारा, उसमें से जी एक्स का जो एरिया वो माइनस कर दीजिए ये वाला एरिया, तो आप बचेगा बीच वाला एरिया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसका जो इंटीग्रेशन हमें निकालते हैं, यानी कि एरिया बिटवीन टू कर्व हमें अगर निकालना है तो हम अपर में से, अपर जो कर्व जो भी ऊपर अपर बनते हैं, ग्राफिकल वैल्यू से ही आएगी, ग्राफिकल आपको बनाना आना चाहिए, तो वो आप अपर में से लोअर को माइनस कर दीजिए तो आपका एरिया बिटवीन टू कर्व आ जाएगा,
अब नेक्स्ट आता है हमारा कुछ रफली रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जब तक आपको ग्राफ बनाना नहीं आएगा आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये का सबसे पहले फंक्शन आता है, फर्स्ट हम लेके चलते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनेगा यू शेप में। इसको याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा रफली बनाना है कि आप कभी पेंसिल लेके बैठ जाओ, उससे नहीं बनाना है, रफली आइडिया लेना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा रफली आइडिया रफ एंड से बनाना है। तो ये ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि यू शेप में होता है, ओरिजिन से पास करेगा। दूसरा होता है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जो होता है उसका ग्राफ बनता है सी शेप में, यानी कि इस टाइप से बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको याद कैसे रखें। तो मैंने कैसे याद किया वो आपको ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने कैसे याद किया था, देखिए मैंने ऐसे याद किया, मैं भी कंफ्यूज रहता था जब मैं स्टूडेंट था। तो मैंने कैसे किया था, क्या सोल्यूशन निकाला था इस चीज़ को याद रखने का, वो ये किया था। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गए। इस तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लॉजिक है, लेकिन ये सिर्फ याद करने का तरीका है। एक्स स्क्वायर जब मैं लिख रहा हूँ दैट मीन्स एक्स की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलनी है, और वाई कैसा है, पॉजिटिव है, देख सकते हैं वाई पॉजिटिव है, ठीक है। तो वाई पॉजिटिव लेना है, यानी कि वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर की तरफ लेना है, इतना तो कंफर्म हो गया, ऊपर लेना वाई पॉजिटिव। और एक्स की वैल्यू कैसी है, स्क्वायर है, यानी कि पॉजिटिव भी साइड में चलेगा, नेगेटिव में भी चलेगा, और ऊपर की तरफ वाई की लेनी है। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, और ऊपर जाना है, यानी कि क्या हुआ, यानी कि आपको इस तरह से यू शेप बनेगी, ठीक है। अब जैसे इसी पे यही लॉजिक मैं इस पे लगाता हूँ, देखिए कैसे, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू दोनों वैल्यू है, यानी कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दो वैल्यू है, वाई स्क्वायर मतलब दो वैल्यू लेके चलिए, रफली आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, हिंट दे रहा हूँ। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यानी कि ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना जाएगा आपका ग्राफ। और x कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x इस साइड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस साइड पॉजिटिव, यानी कि इस साइड जाएगा, ऊपर भी जाएगा ग्राफ और नीचे भी जाएगा, क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव नीचे नेगेटिव दोनों ही लेने हैं, और x पॉजिटिव की तरफ लेना है, तो इसलिए हम सी शेप बन जाएगी। अब यही लॉजिक अगर यहाँ लगाते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई है, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये प्लस का ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, वाई को उधर ले जाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अगर आ जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सम वाई आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि नेगेटिव वाई, यानी कि वाई की नेगेटिव साइड होगा, y की नेगेटिव कहाँ होती है, नीचे की तरफ होगा। और एक्स स्क्वायर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ऐसे करके बन जाएगा। ऐसे ही x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स कह लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उस केस में ये वैल्यू x नेगेटिव है, x नेगेटिव आप जानते हैं इस साइड होती है x नेगेटिव, और y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही और नीचे भी नेगेटिव भी दोनों लेनी है, तो इसका आप समझ सकते हैं आप इस साइड जाएगा। तो इस तरह से आप रफली आइडिया ले लीजिए कि चार तरह के जो पैराबोला होते हैं वो हमारे रफली आइडिया हमने ले लिए है कि किस टाइप का बनता है, वो हम इस तरह समझ सकते हैं। वैसे लाइन और क्या होता है, जनरली लाइन होती है y इज इक्वल टू समथिंग 2x प्लस 3 वगैरह जो भी होती है, ये तो आपने 9th क्लास में समझ लिए थे। x और y की वैल्यू रखते जाइएगा, x 0 y 0, तो जो भी आएगा y उसके अकॉर्डिंग आता जाएगा, x 0 तो y 3 है ना, और y 0 तो x जो भी आएगा वो देख लेंगे, या x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो दो पॉइंट बहुत हैं आपको, दो पॉइंट बहुत है कि आपकी लाइन बना लें हम। तो हमें एक रफली आइडिया बना के ग्राफ बना लेना है पहले, और फिर हम डिसाइड करना है कि हमें कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है, कहाँ से कहाँ तक का। और फिर हम अगर ऊपर और नीचे दो कर्व हैं तो आपको अपर माइनस लोअर कर देना है, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बता दिया था कि कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। तो वो है फाइंड द एरिया, ठीक है, फाइंड द एरिया enclosed by the curve y square is equal to x, x is equal to 1, x is equal to 4 and x axis in first quadrant। ठीक है, आप अपनी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन x 8.1 का। एक तो हमें पैराबोला गिवन है, अभी बताया था y स्क्वायर इज इक्वल टू x कैसा होता है, अभी बताया था। ठीक है, ये पॉजिटिव x है तो यानी कि x पॉजिटिव x साइड के साइड जाएगा ऐसे करके। x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं पे आएगा, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये दो लाइनें यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लाइन बनेगी, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे बनेगी। एंड x एक्सिस यानी कि x एक्सिस तक लेना है आपको इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। तो ये पोर्शन आपका, ये रिक्वायर्ड पोर्शन आपका आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने शुरुआत में इस वीडियो के बता दिया था आपको कि एरिया अंडर कर्व ही होता है नॉर्मल इंटीग्रेशन का मतलब। तो अगर हमें एरिया अंडर कर्व निकालना है दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन। तो आप ये समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन ही निकालना है। कहाँ से कहाँ तक है वो आपको बता दिया है, 1 से लेके 4 तक लेना है। ठीक है, अब 1 से 4 तक लेना है तो आप ऐसे क्या करते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, है ना। ये एरिया, ये किसका पोर्शन है देखिए ज़रा, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना मतलब इसके अंडर का एरिया चाहिए ना, ये वाला। अब वो एक्स एक्सिस, ये मैंने शुरू में बता दिया था कि जब भी आप कभी इंटीग्रेशन करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व होता है एंड अबव एक्स एक्सिस ही होता है। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। कैसे, आप इसको ले लीजिए 1 से 4, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। तो 1 से 4 तक जाना है और फंक्शन एफ एक्स जो है वाई कह सकते हो, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स बन जाएगा इस केस में। ठीक है, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स बन जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू रूट एक्स है तो रूट एक्स डी एक्स।
ठीक है। तो इस तरह से 1 से 4 रूट एक्स डी एक्स आपका ये बन जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पता है एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा 1 से 4। और जब इसको हाँ तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा एक्स रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 1 से 4 है इंटीग्रेशन की लिमिट। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, वो आपको पहले बता चुका हूँ कैसे लिमिट्स अप्लाई करते हैं, तो वो आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14/3। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो एरिया अंडर दिस कर्व है दैट इज इंटीग्रेशन आता है 1 से 4 तक, वो आएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है। सेम वही पैटर्न देख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग x है तो यानी कि पॉजिटिव x है, तो यानी कि इस साइड बनेगा, सी शेप बनेगी इसकी। ये तो रफली आइडिया लगा सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक जाना है, तो जैसे 1 2 3 4 रफली आइडिया लेना है सिंपल इसको। तो 2 से लेके 4 तक का एरिया लेना है, x एक्सिस तक का एरिया लेना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये वाला पोर्शन आपका रिक्वायर्ड एरिया है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ये एरिया निकालना है, एरिया अंडर दिस कर्व। ये जो कर्व है यहाँ पे इसकी y की वैल्यू निकाल लीजिए। y क्या है इसके लिए, हम सिर्फ जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो fx का करते हैं, fx का मतलब y का करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम हमारा जो भी इक्वेशन है पैराबोला या जो भी कर्व है उसकी जो भी इक्वेशन है उसमें से y की वैल्यू निकाली जाती है, ना कि वाई स्क्वेयर की। ठीक है। तो जो भी हमें वाई स्क्वेयर अगर गिवन है तो y निकाल लीजिए कहीं से भी। ठीक है, निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर हटेगा तो रूट लग जाएगा इधर, बस इतना ही तो फर्क है। तो वाई स्क्वेयर अगर 9x है तो y हो जाएगा 3 रूट एक्स, है ना, 3 रूट एक्स डी एक्स। तो 3 कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा, रूट एक्स का आप पता है एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। 2 से 4 तक की इंटीग्रेशन की लिमिट थी, तो इसको आप सोल्व करते हैं तो आपका आएगा 2 × 8 - 2√2। जो भी है आपका आंसर, ये आप इजीली कर सकते हैं। ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने आपको पीछे पोर्शन में बता दिया था। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y गिवन है, y इज इक्वल टू 2 से लेकर y इज इक्वल टू 4, वाई एक्सिस के अलोंग इसको लेना है। मैं आपको बता चुका हूँ, वाई एक्सिस के अलोंग जब हम इंटीग्रेशन की लिमिट लेनी है तो यहाँ पे हम dy रखेंगे। ठीक है, हमें ये बता दिया, साफ साफ से कह दिया वाई एक्सिस के अलोंग लेना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 जो होती है वो स्ट्रेट लाइन ऐसे जाती है, y इज इक्वल टू 4 ऐसे जाती है। देखिए जब x इज इक्वल टू समथिंग होता है तो ऐसे चलती है वर्टिकली, ठीक है, और y इज इक्वल टू समथिंग होता है तो ये हॉरिजॉन्टली चलती है। ठीक है, 2 से लेके 4 तक जाना है, वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है 2 से लेके 4। तो इस केस में आपको जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वाई के अलोंग चलेगी, ध्यान रखना वाई के अलोंग है तो डी वाई चलेगा 2 से लेके 4। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4y था तो यहाँ पे हमें x चाहिएगा, जैसे उसमें हमें y की जरूरत पड़ती थी, मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया, तो वैसे ही यहाँ पर x की जरूरत पड़ेगी। तो x हम कैसे निकालेंगे, इसका रूट उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा 2 रूट वाई, 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई डी वाई बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे जैसे x का करते हैं वैसे रूट y का कर देंगे, तो y पावर 3/2 अपॉन 3/2 जो भी इसका रिजल्ट आएगा 2 से 4 के लिए वो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो आपको कहा गया है फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द इलिप्स। ये इलिप्स की इक्वेशन है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ। इलिप्स क्या होता है, ये ओवल शेप होती है, अंडे की जैसी शेप होती है वैसा होता है, इस तरह से शेप बनती है। इसकी रफली आइडिया हमें लेना, मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसकी खास बात होती है स्टूडेंट्स की सिमेट्रिक होता है। देखिए जैसे ये पोर्शन इस साइड है वैसा इस साइड है, वैसा इस साइड वैसा इस साइड है। यानी कि क्या करना है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि नॉर्मल, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जब भी हम कोई इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही आता है, जनरली अबव एक्स एक्सिस के लिए ही आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे हमने ये अगर ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, एरिया अंडर दिस कर्व, तो इस एरिया का 4 टाइम अगर कर दे जाए, क्योंकि 1 2 3 4 चारों एक जितना एरिया है, अरे चारों का एरिया सेम है चारों पोर्शन का, तो एक का एरिया फाइंड करके एक पोर्शन का, और आप 4 से मल्टीप्लाई अगर कर दे इसको, तो वो आपका पूरे इलिप्स का एरिया आ जाता है, एरिया अंडर दिस कर्व, यानी कि पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा इंक्लोज्ड। तो वो आपको कैसे करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई मैंने जो किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यों किया है, आप समझ गए होंगे। 4 टाइम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया का, एक के एरिया निकाल के 4 टाइम कर दिया। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, अब ये कर्व एरिया अंडर दिस कर्व, ये कर्व क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो हमारी इलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है वहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, तो एलसीएम लेके 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, और 9 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y जो होगा वो रूट में आ जाएगा 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y आ चुका है कर्व के लिए, इस कर्व का y जो है वो ये आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है, कहाँ से कहाँ तक है, देखिए यहाँ से लेके इस पॉइंट तक है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको 0 से लेके 4 तक,
अब ये कैसे पता लगा 4 तक है, ये होता है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। यहाँ पे ए होता है 4 है, यहाँ पर एक 4 का स्क्वेयर है ना, तो ए 4 है और बी है 3। तो जो मेजर एक्सिस है वो यहाँ पे होता है, मेजर जिस साइड ज़्यादा, इसका एक्सपेंशन जिस साइड ज़्यादा होता है वो मेजर एक्सिस, जिस साइड ज़्यादा फैला हुआ होता है वो मेजर एक्सिस होता है। तो यहाँ पे ए क्या है 4 और जो जिस साइड कम फैला हुआ है वो पोर्शन आपका 3 होता है, यानी कि यहाँ पे इस केस में 3 बनेगा। तो यहाँ पे 3 है और नीचे की साइड -3 है, इस साइड 4 है, इस साइड -4 है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अब हमें क्या करना है, 0 से लेके 4 तक इसको इंटीग्रेट करना है, 0 से 4 तक, क्योंकि 0 से 4 तक जाना है। और y की वैल्यू हमने निकाल ली है, प्लस माइनस आएगा वैसे, बट ये एरिया हम ले रहे हैं तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हम पॉजिटिव वाला ही लेके चलेंगे। तो पॉजिटिव वाला मतलब 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, हमने इंटीग्रेशन कर दिया 0 to a, मतलब ये जो मैंने शेड करके दिखाया है ये एरिया हमारा आ जाएगा। लेकिन हमसे जो पूछा गया वो है पूरे इलिप्स का एरिया, और पूरे इलिप्स का एरिया इसका 4 टाइम हो जाएगा। तो 4 टाइम जब हम करेंगे, फॉर्मूला लगाना है 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे 3 यहाँ पे बाहर बचेगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा इसका। और फॉर्मूला आपको पता है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट में, पिछले वीडियोस में मैंने बता दिया था, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो लिमिट्स है वो पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर देखिए बाकी वैल्यू तो ठीक है 0 0 हो जाएंगी, एक ये पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, आप लिमिट रख के देखना पता लग जाएगा। अब ये बचा है आपके पास, ये बचा है 8 साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 को कैसे सोल्व करते हैं, ये जब सेकंड चैप्टर जिसने किया है वो बच्चा समझ सकता है अच्छे से, और जो नहीं किया है वो दोबारा से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। तो 1 की जगह पे साइन π/2 लिख दिया है, 1 की जगह पे साइन π/2 लिख दिया है, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाता है, करके नहीं दिखाना है, बस आपको समझना है बस। तो 24 × π/2, तो ये 2 से 12 पे कट जाएगा, तो 12π इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पूरे इलिप्स का जो एरिया है वो हो जाएगा 4 टाइम, इसका हमने किया था शुरुआत से, तो 4 टाइम कितना आया 12π। तो इसका जो पूरा एरिया है इलिप्स का वो आ जाएगा आपका 12π, ठीक है। तो ये इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, x²/4 y²/9 = 1, इस इलिप्स का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इस पे x²/2² है, y²/3² है, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9 जानते हैं। तो इसमें जो एक्सपेंशन है वो किस साइड ज़्यादा हुआ, y के अलोंग ज़्यादा हुआ, यानी कि y के नीचे बड़ी वैल्यू है ना, तो y के अलोंग ज़्यादा एक्सपेंशन। आप देख सकते हैं इसकी ग्राफ जो बनेगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस शेप में बनेगा, y के अलोंग इसका एक्सपेंशन ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए तो आप y के अलोंग एक्सपेंशन है इसका ज़्यादा, तो हम यहाँ पे इसके लिए y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 रूट 4 माइनस x²। ये फिर से वही सेम पैटर्न बनेगा। यहाँ पे देखिए ये इस एक पोर्शन का एरिया अगर निकाल ले तो 1 2 3 4 पार्ट, इसको मल्टीप्लाई कर दे 4 टाइम इस एक एरिया को, तो 4 टाइम हो जाएगा, तो वो आपका टोटल एरिया ऑफ इलिप्स आ जाएगा। तो हमने y की वैल्यू तो निकाल ही ली, अब हमें चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो देखिए लिमिट जो x के अलोंग जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक कर्व गया आपका, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, देखिए फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया लेना ना। तो आपका जो कर्व है वो यहाँ तक ही तो गया है, तो 0 से कहाँ तक गया, a तक, और a क्या है आपका 2, ठीक है। a क्या है यहाँ पर 2, तो x के अलोंग इसकी वैल्यू 2 है, इसलिए क्योंकि x के नीचे 2 है ना, तो x के अलोंग 2 है, और y के नीचे 9 है, तो 3 का स्क्वायर है, इसलिए तो y के अलोंग 3 है इसकी वैल्यू। तो 0 से 2 इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम करते हैं इसको, देखिए कैसे करते हैं। वाइड एरिया हो जाएगा कितना 4 टाइम 3/2 रूट 4 माइनस x², 0 से 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला लगाना है डायरेक्टली, आपको फॉर्मूले जो बता रखे हैं वही, तो आप उसमें से लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रख देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 6π, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। x = √3y एंड द सर्कल x² + y² = 4। अब इसको बताना है इनका एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय x एक्सिस, ठीक है, यानी कि x एक्सिस का और इन दोनों जो के बीच का जो एरिया है, x एक्सिस और इन दोनों, एक तो ये लाइन है और ये सर्कल है, इन दोनों के बीच का एरिया। तो x² + y² = 2 स्क्वायर है, यानी कि 4 है ना, तो ये r² होता है, रेडियस स्क्वायर, तो रेडियस कितना है 2, तो 2 रेडियस लेके आपको एक सर्कल लेना है। देखिए देख सकते हैं ये रहा, तो यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x -2, ऊपर 2, y = 2, नीचे y -2, क्योंकि सर्कल की रेडियस सेम होती है तो चारों तरफ सेम मिलेगी वैल्यू।
ये तो हो गया आपका सर्कल जिसका रेडियस 2 है, यानी कि ये पॉइंट आपका 2 है, ठीक है। बी पॉइंट जिसको मैंने नोट किया है ये आपका 2 है। अब हमें क्या करना है कि लाइन गिवन है y इक्वल टू x इक्वल टू √3y। तो x इक्वल टू √3y एक लाइन ऐसी होती है जो ओरिजिन से पास करती है, तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है। तो अब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस का और इस लाइन और सर्कल के बीच का एरिया हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स कैसे शुरू करेंगे वो बता देता हूँ। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें देखिए, यहाँ से देखिए अब तक हमने क्या किया था, अब तक हमारे पास सिर्फ एक ही कर्व होती थी, सिर्फ एक ही कर्व होती थी, तो ऊपर एक ही कर्व होती थी। यहाँ पे देखेंगे जो एरिया हमारा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एरिया है ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। इस एरिया को ध्यान से देखें तो यहाँ तक इतने पी पॉइंट तक देखिए, ओ पी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ओ पी। तो ओ से लेके पी तक जो है वो तो लाइन का कर्व है, लाइन के अंडर का एरिया है, ठीक है ना। ओ से पी तक यानी कि जो हमारा टोटल एरिया है, एरिया दोनों तीनों के बीच का, एक्स एक्सिस का, लाइन का और सर्कल का, तो ये दो पार्ट में ब्रेक है, यानी कि दो एरिया को मिलके बना है। तो हमें क्या करना है, दोनों एरिया निकालने हैं और उनको प्लस कर देना है। कैसे, 0 से लेके पी तक, यानी कि 0 से पी पॉइंट तक, पी पॉइंट जो है यहाँ तक, तो ये लाइन को इंटीग्रेट कर देंगे, लाइन के अंडर का एरिया आ जाएगा। और इस पी पॉइंट से बी पॉइंट तक, पी पॉइंट से बी पॉइंट तक जो है वो लाइन नहीं है इस जगह पे, देख सकते हैं ऊपर किसके कौन है, यहाँ पे सर्कल है, तो ऊपर सर्कल है। तो यहाँ पे 0 से p तक तो हम लाइन को इंटीग्रेट कर देंगे, लाइन वाले मतलब y की वैल्यू रख देंगे, और p से लेके b पॉइंट तक जो है वो सर्कल की y की वैल्यू रख देंगे। तो हम दोनों क्या करते हैं, उसके लिए पहले एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि a जो पॉइंट है वही p नीचे, वही कोऑर्डिनेट x है यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर p पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि 0 से p तक हमें जाना है, यहाँ पे हमें लाइन को इंटीग्रेट करना है। तो p पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ पे p पॉइंट निकालने का एक ही तरीका, देखिए ये लाइन एक जैसी, ये एक ही लाइन है पूरी, तो a का जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, वही आपका p का कोऑर्डिनेट है। तो हमें x के कोऑर्डिनेट ही चाहिए लिमिट के लिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ लाइन एंड सर्कल। इस लाइन का और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो a है, देख सकते हैं यहाँ पर a पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर भी है वैसे, लेकिन हमें a की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो a पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा p पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x और ये जो हमारी लाइन की इक्वेशन और हमारी सर्कल की इक्वेशन है, उन दोनों को सोल्व करके यहाँ पे x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते। वैसे तो y की निकाल लें तो उसके बाद x की भी आ जाएगी, हमें तो मेन x की चाहिए, क्योंकि x की लिमिट हम यूज़ करते हैं जनरली। तो कैसे करते हैं, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देते हैं, यानी कि जैसे x इज इक्वल टू √3y है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा √3y का स्क्वायर करेंगे तो 3y² प्लस y² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि 4y² इज इक्वल टू 4, y² इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू +-1। तो अब हम कर सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू +-1 है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू जो है ऊपर पुट कर देंगे यहाँ पर इसमें, तो x की वैल्यू यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, √3y एंड -√3y, सॉरी x इज इक्वल टू √3 एंड -√3, यानी कि x का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट हुआ वो आपका आया √3, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट जो है वो √3 आ चुका है, ठीक है। ये जो दोनों को सोल्व करने से जो पॉइंट आता है ना, ये आपको 10th क्लास में बता दिया जाता है कि दो इक्वेशंस, लाइन की इक्वेशन होती है, 3rd चैप्टर में बताया था, तो उनको जब सोल्व करते हैं तो x और y की वैल्यू जो भी आती है, इन दोनों को सोल्व कैसे भी करो वो आपकी मर्जी है, तो उनको सोल्व करके जो x और y आता है वही आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। तो x की वैल्यू आपकी √3 और -√3 है, तो आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पे आएगा और एक नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे √3 है और इस साइड नेगेटिव x है, तो यहाँ पे -√3 इस साइड है, ठीक है। तो अब हम लेके चलते हैं 0 से लेके, अब इंटीग्रेशन करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लाइन, एरिया अंडर दिस लाइन, ठीक है, और एरिया अंडर ऑफ द सर्कल फ्रॉम P to B, है ना। यहाँ पे कह सकते हैं एरिया ऑफ लाइन फ्रॉम O to P, ठीक है, एरिया ऑफ लाइन फ्रॉम O to P प्लस एरिया ऑफ लाइन फ्रॉम P to B, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल फ्रॉम P to P। तो एरिया ऑफ लाइन क्या होगा, सिंपल, यहाँ पे 0 से लेके पॉइंट, ये P पॉइंट तक, और P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट वही है जो A का है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का है। तो 0 से लेके √3 हमने निकाल लिया अभी x की वैल्यू, तो 0 से लेके √3 तक जाना है, किसको करना है, लाइन की वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। तो लाइन में जो y की वैल्यू थी वो थी x/√3, आप वहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू √3y गिवन था, तो y इज इक्वल टू x/√3 बन जाएगा, तो x/√3 dx प्लस, अब यहाँ से p से लेके b तक जाना है, p की वैल्यू जो कोऑर्डिनेट है वो है √3, ठीक है, p की वैल्यू √3 है, और ऊपर यहाँ तक लास्ट पॉइंट b है, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 है, तो √3 से 2 किसको इंटीग्रेट करना है, सर्कल की y को, और सर्कल का जो y है वो आपका आएगा 4 - x², ठीक है। अब इसको आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है, दोनों का इंटीग्रेशन की लिमिट्स रखनी है, 0 से √3 है और ये √3 से 2 है, ठीक है। इसकी जो आप सोल्व करते हैं लिमिट्स रख के, लिमिट रखने के बाद सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी π/3,
ठीक है। ये कैसे आए ये आपके ऊपर है, आप डेफिनेट इंटीग्रल बता दिया था कि अपर लिमिट पहले रखते हैं माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, तो वो मैंने आपको कर दिया है। अगर आपको ये चीज़ फिर भी नहीं कर पा रहे तो आप इसकी फोटो क्लिक कर लीजिएगा और वहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल फाइंड करना है ऑफ द सर्कल दिस कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a/√2। ठीक है, तो अब हमें ये कहा गया है कि सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दैट मीन्स हमें रेडियस जो है सर्कल का वो ए है। ठीक है, और एक लाइन है एक्स इज इक्वल टू a/√2। a/√2 जो लाइन है वो यहाँ पे आएगी अंदर की तरफ। ठीक है, अब ये कैसे पता लगा मुझे कि अंदर की तरफ आएगी? ठीक है, तो अब कैसे पता लगा आप समझिए जरा। तो क्योंकि √2 जो होता है वो 1.414 होता है। ठीक है, √2 क्या होता है 1.414। ऊपर क्या है 1 है, नीचे क्या है 1.414, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, सिंपल। तो पूरा ये a है, a का कितना पार्ट 1/√2 पार्ट लेना है। 1/√2 का 1/1.4, तो 1/1.4 यानी कि अप्रोक्सीमेट 1.5 हो गया। तो 1/1/2 करेंगे 1/1/2, यानी कि आप उसको सोल्व करें 1/1.5, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आ जाएगी 2/3। ठीक है ना, 2/3 आ जाएगी, यानी कि जो वैल्यू आएगी 0.6 अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 0.6 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0.6 का मतलब ये हुआ, ये अगर पॉइंट पूरा a है, मैं फिर से बता रहा हूँ ये पूरा a है, मान लीजिए a ही है वैसे रेडियस, तो हमारा जो उसका x की वैल्यू है, जो लाइन है हमारी, वो कहाँ पर है 0.6 पार्ट के ऊपर है। तो इसका 0.5 तो यहाँ पे कहीं पे बनेगा, इसका बीच है ना, इसे थोड़ा सा हल्का सा आगे लेके चलना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a/√2। ठीक है, a/√2 जो है वो यहाँ आएगा। और आपको साफ साफ कहा है, आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट हमें फाइंड करना था, तो जो जिस साइड स्मॉल पार्ट बन रहा है वो निकालना है। तो स्मॉल पार्ट आप देख सकते हैं इसी साइड बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमें निकालना है। तो अब हम कैसे करेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे मैंने किया है 2 टाइम क्यों किया स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता दूँ, वैसे पता भी होना चाहिए। देखिए मैं आपको, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा एरिया अबव एक्स एक्सिस आता है। ठीक है, अबव एक्स एक्सिस आता है, लेकिन हमारा जो एरिया वो ऊपर भी है और नीचे भी है, और दोनों एक जैसे सिमेट्रिक होता है। ये दोनों है ना, सर्कल तो एक जैसा ही होता है हर तरफ, है ना। तो हम ऊपर वाला एरिया फाइंड करके उसको ट्वाइस कर देंगे तो नीचे वाला एरिया भी शामिल हो जाएगा, ये दोनों एरिया आ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हम ऊपर वाला एरिया का 2 टाइम कर देते हैं। ऊपर वाला एरिया में देखिए कहाँ से कहाँ तक जाना है, इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें हमारा कर्व हमें लेके जाना है। तो एरिया अंडर कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से लेके बी तक का एरिया अंडर कर्व निकालना है इस कर्व के लिए। तो इस कर्व में y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, √a² माइनस x² बन जाएगी। तो इस पर आइडेंटिटी आपको पता है कौन सी होती है, आइडेंटिटी लगती है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है, तो उस पर लिमिट्स लगानी है। ध्यान से देख सकते हैं, a के जो कोऑर्डिनेट है वो है x की जो वैल्यू थी a/√2, तो यहाँ पे x a का कोऑर्डिनेट वही होगा जो x इज इक्वल टू a/√2। तो x कोऑर्डिनेट ही हमें चाहिए इसके लिए, तो बस y की निकालने की जरूरत ही नहीं है, x से ही काम चल जाएगा हमें, तो लिमिट क्योंकि x की चलती है इसलिए। ठीक है, तो a/√2 से लेके कहाँ तक जाना है, इस पॉइंट तक जाना है, और ये पॉइंट आपका a है। ठीक है, तो a/√2 से a, और इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो जब आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसको फॉर्मूले को रखते हैं, यहाँ पे लिमिट्स रखी जाती है। लिमिट्स रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा a² इंटू पाई माइनस 2/4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आ जाएगा रिजल्ट, जो है एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन में कहा गया है कि मैं थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ। एरिया बिटवीन दिस कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट इज दिस इज पैराबोला, एंड x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर है। सपोज ये पैराबोला ले ली, रफली आइडिया मैंने पहले बता दिया था, रफली आइडिया लिया इसका। ठीक है, ये पैराबोला है, मान लीजिए कौन सा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक x इज इक्वल टू 4 सपोज यहाँ पर है। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर है। ठीक है, इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बाय 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। ये जो एरिया है ना इसका, इन दोनों के बीच का, किसका, इस पैराबोला का और इस x इज इक्वल टू 4 जो लाइन है, ये इन दोनों के बीच का जो एरिया है, टोटल एरिया ये वाला। ठीक है, ये उल्टा d दिख रहा होगा आपको ये वाला। ठीक है, तो इसको हमारे पास एक बीच में एक ऐसी लाइन है x इज इक्वल टू a पॉइंट एक ऐसा, हमें नहीं पता a क्या है, किस पॉइंट पे a है हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो a पॉइंट पे एक ऐसी लाइन आती है जिससे ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाते हैं, मतलब इसका एरिया जो है इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया, यहाँ तक का एरिया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है, ये दोनों एरिया क्या है, इक्वल है, ये कहा गया है। ठीक है, तो हमें वो a की वैल्यू फाइंड करनी है। a क्या है, जिस जगह पे ये अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो इसका और इसका एरिया सेम आ जाए, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों का एरिया निकाल लेना है और दोनों को इक्वल रख देना है, जैसा कि इसमें कहा है इसने करने के लिए, इक्वल एरिया है तो इक्वल एरिया रखना है और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन का एरिया देखिए, फिर से वही बात, हम जैसे नॉर्मल जब भी इंटीग्रेशन हम करते हैं तो एरिया अबव एक्स एक्सिस ही आता है, तो हम जो एरिया निकालेंगे वो ऊपर वाला आ जाएगा, है ना, 0 टू इस दिस पॉइंट, यानी कि a पॉइंट तक। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए ये वाला पोर्शन निकालना चाह रहा हूँ मैं, ये वाला।
इसको शेड करके दिखा देता हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमें निकाला, जीरो से लेके यहाँ तक आपका कर्व आया है इस फर्स्ट पार्ट के लिए, है ना। तो जीरो से लेके कहाँ तक आया, ए तक आया। तो जीरो से ए तक आया, रूट एक्स डी एक्स आया। तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं वो क्या होता है, 0 to a कर दिया। ट्वाइस क्यों किया, क्योंकि नीचे भी है ये एरिया, तो टोटल एरिया तो ट्वाइस होगा ना इसका, ये वाला इंटू ये प्लस ये वाला, तो ट्वाइस हो गया, तो 2 टाइम कर दिया। तो ये रिजल्ट आ गया 4/3 a⁻³ ठीक है। तो ये फर्स्ट पोर्शन जो है देखो, देख सकते हैं ये वाला सारा आ गया, अब इसका एरिया 4/3 a⁻³ ये सारे एरिया का वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से हम सेकंड एरिया भी निकाल लेंगे, कहाँ से कहाँ तक है वो, a से लेके 4 तक। x की वैल्यू यहाँ पे a थी और यहाँ पे x की वैल्यू 4 थी, तो यहाँ से a से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर देना है, क्योंकि dx का मतलब x की लिमिट होती है, कहाँ से कहाँ तक जाना है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे a से लेके 4 तक जाना है इस कर्व के लिए, जो कर्व हमारा वही है जो पहले था। तो x = y² था, तो y = √x था यहाँ पर, तो उसमें हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेकंड रीजन क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, फिर से वही ट्वाइस का रीजन वही है, ऊपर जितना है उतना ही नीचे है एरिया। तो वो a से लेके 4, x की लिमिट है a और ऊपर अपर लिमिट कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, तो √x dx। तो इसको जो इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट्स रखते हैं तो आएगा 4/3 8 - a⁻³ तो जब हम दोनों को इक्वल इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन पीछे आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन इसको कह दिया, दोनों एरिया इक्वल गिवन है, पहले से इक्वेशन मेंशन है, तो हम इसको दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि कहा गया है, ठीक है, इक्वल एरिया है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे। 4/3 से 4/3 कैंसिल, a⁻³ = 8 - a⁻³, यानी कि 2 टाइम a⁻³² = 8, यानी कि a⁻³² = 4, और a है वो 3/2 इधर पावर है, तो उधर जाएगी तो पावर हो जाएगी 2/3, है ना। तो इससे घबराना मत कि 2/3 हमें आगे सोल्व कैसे करें, तो बस इतना ही छोड़ देना है। कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं आगे इसको कैसे सोल्व करें, इसमें पजल हो जाते हैं, दिमाग को ख़राब कर लेते हैं कि आगे क्या करें, ये तो उलझ के बैठ गई, ये तो अजीब सी वैल्यू आ गई। तो ऐसा नहीं सोचना है, इसका रिजल्ट आ जाएगा, यही रिजल्ट है, a = 4⁻²/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब है आपका एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे शुरू करते हैं, देखिए जरा, पैराबोला ये है और एक y = mod x, ठीक है, इन दोनों के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है, बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन y = mod x, ठीक है। तो mod x की एक सिंपल सी याद रख लीजिएगा, ग्राफ कैसे बनता है, वी शेप बनती है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो वी शेप बनता है। मान लीजिए आपके पास mod of x - 2 गिवन है, y = ये है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए कहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कीजिए, x आ जाएगा 2, कैसे आया, 0 के इक्वल रख दीजिए जो भी है उसको, तो x क्या आया 2, तो 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, पता है सबको 2 यहाँ पे होता है, x = 2, है ना, ये ओरिजिन ये y एक्सिस होता है, ये सबको पता ही है। तो 2 जो पॉइंट है उसके ऊपर बना दीजिए वी शेप, ठीक है, ये मॉडुलस का ग्राफ होता है। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ x अगर +2 है तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, -2 आपको जानते हो किधर होता है, इस साइड होता है, x नेगेटिव होता है, तो -2 के ऊपर क्या बन जाएगी, वी शेप। तो मतलब मॉडुलस का मतलब सिंपल सा वी शेप होती है, जो भी यहाँ पे पॉइंट आता है उसी पे वी शेप बना देनी है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो है मॉडुलस x, तो मॉडुलस x को कि y = मॉडुलस x है, तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 0, ठीक है, 0 आ चुकी है। तो 0 पे आपको यानी कि ओरिजिन के ऊपर कहने का मतलब आपको वी शेप बना देनी है इस तरह से, ठीक है, ये वी शेप बना देंगे ऐसे करके, तो ये आपका इसका ग्राफ बन जाता है। सिंपल मॉडुलस का ग्राफ ऐसे बनता है। इसको कैसे करना है, देखिए पहले तो पैराबोला है, पैराबोला आपको पता है यू शेप में होता है ऊपर, इसका जो शेप बनेगी शुरुआत में बता चुका हूँ। फिर हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ भी बता दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। अब देखिए जैसा एरिया इस साइड है वैसा ही एरिया इस साइड बनेगा, सिमेट्री होती है दोनों साइड, पैराबोला में भी और मॉडुलस में भी, है ना, एक जैसे होते हैं। तो एक का एरिया निकालेंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, बाहर ट्वाइस कर दिया है, 2 टाइम कर दिया है, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे 2 का मतलब क्या है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये 2 कहाँ से आया पता लग गया है। अब हमें देखिए क्या कहा था मैंने, अपर माइनस लोअर वाला केस बनता है। कैसे बनता है ऊपर वाला माइनस लोअर वाला, देखिए ध्यान से, ये जो हमारा ग्राफ है वो नीचे एक्स एक्सिस तक नहीं गया हुआ है, ये जो हमें एरिया चाहिए है वो इस कर्व तक ही गया हुआ है। तो आपको मैंने शुरुआत में बता दिया था एरिया बिटवीन 2 कर्व वाला केस है ना, देख सकते हैं। जब हम पहले लाइन का निकालेंगे y = मॉडुलस x का निकालेंगे, उसमें क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, दिस लाइन है ना, ये सारा x एक्सिस तक का सारा एरिया आ जाएगा। फिर हम पैराबोला का एरिया निकाल लेंगे, इस पैराबोला का जो एरिया इंटीग्रेशन आएगा, मतलब इंटीग्रेशन मतलब एरिया एक ही बात है, तो जो पैराबोला में जो इंटीग्रेशन आएगा वो इसके नीचे का एरिया, क्यों एरिया अंडर कर्व ही होता है। तो इस लाइन के एरिया में से, मॉडुलस के एरिया में से अगर मैं इस पैराबोला के एरिया को माइनस कर देता हूँ तो दोनों के बीच का एरिया बचेगा, ठीक है ना। तो अब हम कहते हैं क्या
अब देखिए y जो है यहाँ पे मैंने जो ऊपर क्या है, ऊपर अपर को पहले लेना है, अपर में से लोअर वाले पार्ट को माइनस करना है। अपर पार्ट आपका है मॉडुलस वाला y इज इक्वल टू मोड x, लेकिन इस साइड x कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइड को मैं लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको y को मॉडुलस x की जगह पॉजिटिव x लिखा है, मॉडुलस हटा दिया है मैंने, प्लस x लिखा है। क्यों लिखा है, रीज़न पता लग गया होगा, क्योंकि हम इस साइड की बात कर रहे हैं, x एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड की बात करूँ तो मॉडुलस x की जगह पे आपको x लिख देना है। तो 0 to 1 देख सकते हैं कि अब हम 0 से 1 कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये पॉइंट 1 कैसे आया, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आया, क्योंकि इसकी जो ग्राफ है, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने बताया था दोनों जो कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है जो भी, उसको हमें सोल्व करना है, x और y की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, जहाँ जहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉडुलस x कह लो, तो इस साइड कहेंगे तो प्लस x कह लो, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू इस साइड के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है x की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू x कह लीजिए इसको सिंपल, मॉडुलस की बजाय, ठीक है। y इज इक्वल टू x हो जाएगा, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान रखिएगा। और जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दोनों में y की वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, वर्बली बता रहा हूँ मैं, इसको डायरेक्टली आंसर लिख दिया यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो एक्स कॉमन निकलने के बाद बचेगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स या तो 0 है या 1 है। तो एक 0 पे कट आपस में एक दूसरे को कैंसिल काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और एक 1 पे करेंगे। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये रहा, एक तो 0 पे एक दूसरे को काटेंगे दोनों ये, और एक 1 पे काटेंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट 1 आता है यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसी पॉइंट की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 0 से लेके 1 हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट आ चुकी है, ठीक है। अब हमारे इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से 1 है, 0 से 1 के लिए इंटीग्रेट करेंगे पहले अपर को, अपर है आपकी y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि मॉडुलस मैंने बता दिया पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रखना है, तो x रखना है, माइनस एरिया ऑफ पैराबोला 0 to 1, दोनों को 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इसी पॉइंट तक दोनों को लेके चलना है। तो इसको जो इंटीग्रेट करते हैं तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1/3, यही है आपका एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें गिवन दिस और इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है दिस, ये दोनों चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले हमने ग्राफ उसका एक रफली एक पैराबोला का ग्राफ बना लिया और एक लाइन का ग्राफ बना लिया। लाइन का ग्राफ कैसे जाएगा ये आपको 9th क्लास में बता दिया जाता है, x0 तो y कितना, x1 तो y कितना वगैरह जो भी होता था उसके अकॉर्डिंग तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये x और इससे अकॉर्डिंग हम एक लाइन की इक्वेशन और एक पैराबोला बना सकते हैं। अब हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें कहा गया है इन दोनों के बीच का एरिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं मैंने शेड कर दिया इसको, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमें चाहिए है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की वैल्यू हमें चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का कर्व का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल वही तरीका जो कि हम अब तक करते आए हैं। क्या करना है, सिंपल एक्स और वाई की वैल्यू दोनों को वैल्यू में रख देंगे, एक्स किसी एक में से दूसरी वैल्यू रख देंगे। तो एक्स की वैल्यू 4y - 2 यहाँ रख दिया, तो ये आपका रिजल्ट इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 1/4। जब वाई को 1 रखा जाता है तो x2 आ जाएगा, y इक्वल टू 1/4 रखा जाएगा तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। यानी कि x की ही हमें लिमिट चाहिए होती है। तो x की लिमिट एक तो है -1 और एक है 2। अब आप समझदार इतने तो है ही कि भाई -1 कौन सी साइड बना, ए पॉइंट आपका सिंपल बन चुका। तो जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -1 और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, एरिया, अब हमें दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है। यानी कि देखिए अपर माइनस लोअर वाला केस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी पॉइंट तक। ए पॉइंट -1 है, बी पॉइंट 2 है, यानी कि -1 से 2 दोनों को ही इंटीग्रेट करना है। लेकिन किस में से किसको माइनस करेंगे, लाइन में से पैराबोला को, क्योंकि पैराबोला नीचे है लाइन ऊपर है इसलिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अब हमें -1 से 2 इंटीग्रेट कर देंगे। पहले लाइन ऊपर है तो x + 2/4 y की वैल्यू निकाल सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन है, 9th क्लास 8th क्लास के लेवल का है। तो y की वैल्यू निकाल लेंगे तो x + 2/4 dx माइनस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो x² = 4 हो जाएगा y की वैल्यू, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे -1 से 2 इसको और -1 से 2 इसको, और इसमें लाइन की एरिया में से जो कर्व है उसका एरिया निकाल माइनस कर देंगे पैराबोला का। तो वो रिजल्ट आपका जो लिमिट्स रखने से आएगा वो आपका आ जाएगा 9/8। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है y² = 4x एंड x = 3, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया हमें पूछा है तो कितना होगा, तो आप देख लेते हैं फटाफट से कैसे करना है। तो वो फटाफट से कर लेते हैं, देखिए कैसे करना है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 2√x आ जाएगी। तो अब आपको चाहिए एक तो पैराबोला,
और एक ये लाइन x इक्वल टू 3, दोनों के बीच का एरिया चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व एंड अबव x एक्सिस आता है, यानी कि यहाँ तक का एरिया आएगा अंडर द कर्व, ये वाला। अब लेकिन हमें जो चाहिए वो दोनों एरिया चाहिए। देखिए इसका ट्वाइस है, ये और ये एक जैसे हैं, तो ये एरिया अगर निकाल लेते हैं उसका ट्वाइस कर देंगे तो टोटल एरिया नहीं आ जाएगा, है ना। हमें ये नहीं कहा गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पूरा कहा है, तो पूरा का मतलब ये हो गया कि इसका ट्वाइस करना पड़ेगा। तो 2 टाइम कर देंगे, y इक्वल टू 2√x आ जाएगा, सिंपल स्क्वायर रूट लेने से, ठीक है। y इक्वल टू 2√x आ जाएगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा बाहर, √x अंदर है तो इसका इंटीग्रेशन की लिमिट रख देंगे, और ये √x का इंटीग्रेशन होता है x पावर 3/2 अपॉन 3/2 आ जाएगा सिंपल, ठीक है। वो रखने से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 8/3, है ना, 3⁻³ और इस तरह से आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 8√3, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये है ऑप्शनल MCQ टाइप क्वेश्चन। सिंपल आपको कहा गया है कि आपको इसका एरिया निकालना है इन द ये बोला है सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका सर्कल का एरिया पूछा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल, आप ये बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन आपके लिए, वैसे भी MCQ है। तो 0, ये पहले सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 4, आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो 0 से 2 यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 2 जाएगा क्योंकि इसकी रेडियस 2 है इसलिए। तो 0 से 2 हमें इसको इंटीग्रेट करना है y को, y की वैल्यू है √4 - x², ठीक है। √4 - x² को हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2, और 0 से 2 जब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा x/2, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, वो फॉर्मूला ही लगाया गया यहाँ पे। तो 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर देना है, तो जो लिमिट्स आए, जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा पाई, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए वीडियो की, और वहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, यानी कि y² = 4x, y एक्सिस एंड y = 4, यानी कि अलोंग y एक्सिस में एरिया पूछा गया है। तो इसमें आप समझ गए होंगे, y एक्सिस के अलोंग लेके चलना है तो dy लेके चलेंगे, तो यहाँ पे dy लेके चलेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब dy होता है ना तो यहाँ पे x की वैल्यू, जैसे यहाँ पे dx होता है तो y की वैल्यू होती है, ठीक है। y = fx, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू होती है, तो dx होता है, y की dy है तो y की वैल्यू चाहिएगी, y की टर्म में वैल्यू चाहिएगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे y²/4, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा y³ और लिमिट्स रखेंगे 0 से 3, क्योंकि यहाँ से कहा गया है y एक्सिस फ्रॉम कहाँ तक, 3 तक, तो 0 से 3 तक लेके जाना है, ठीक है। तो लिमिट्स है 0 से 3, तो ये 27/12, इसको 9 से कैंसिल करके 9/4 आ जाएगा, और आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।